माना को ब्रेक डाउन करने का काम वो करेगा। पहला ऑब्स्टिकल तो दूर हो गया एंड दूसरा ऑब्स्टिकल ये है, अगर मेरे हार्ट में कोई भी माना ऑब्जॉर्ब करने की लिमिट होगी तो मैं सिंपली अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स में भी माना स्टोर कर लूंगा। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो के रूम के बाहर उसकी नैनी खड़ी होती है, क्योंकि वो डियाब्लो को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है। इसीलिए वो अपने साथ डियाब्लो के फादर को भी लाई होती है। डियाब्लो को देखकर उसका फादर भी हैरान हो जाता है एंड सोचता है मुझे पक्का पता है जरूर मार्कस ने जेमी को कुछ दिया होगा, लेकिन फिर भी उसका रातों रात माना इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। इतना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरे लड़के में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। आर्गनो नैनी से कहता है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। देन आर्गनो वहाँ से जाने लगता है एंड जाते जाते अपने बेटे के बारे में ही सोच रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके बेटे में रैंक 9 का मेज बनने का पोटेंशियल है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो की आंखें खुलती हैं। वो कहता है मानो को ब्रेक डाउन करना पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब वो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अभी भी मेरी बॉडी की माना स्टोर करने की लिमिट रैंक 4 की है। तभी ब्लैक कुछ कहता है। डियाब्लो रिप्लाई करता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अपने बॉडी को मॉडिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे भी ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर रही है। देन वो थोड़ी देर तक ब्लैक से बात करता है। देन वो ब्लैक को इनविजिबल होने का इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है मैं फादर से मिलने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता वो तुम्हें देखे। देन ब्लैक ऐसा ही करता है। डियाब्लो कहता है बहुत बढ़िया, मुझे अपने सर्वेंट से यही उम्मीद थी। देन वो वहाँ से जाने लगता है और उसके अंदर से ब्लैक एनर्जी का ऑरा निकल रहा होता है और जैसे ही वो अपने फादर के पास पहुँचता है वो देखता है उनके पास एक बंदा भी बैठा होता है। वो बंदा कहता है आपके एरिया में पहले कोई भी तरीके का रिलीजन नहीं रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपके लोग हमारे गॉड जेनेट में भरोसा रखें। आर्गनस कहता है बिल्कुल, अगर इससे मेरे लोगों की मदद होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। वो बंदा कहता है आखिर आपका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। आर्गनस कहता है मेरा मतलब बस यही है, तुम्हारे गॉड जेनेट में भरोसा रखने से मेरे लोगों का फायदा ही होना चाहिए और तभी मैं इसको अलाउ करूंगा, नहीं तो रहने दो फिर। और मुझे ये लगता है आप काफी ज्यादा बिजी हो गए तो शायद से आपको चलना चाहिए। तो वो बंदा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है एंड उस बंदे के जाते ही आर्गनस के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये था वो उस बंदे से हंसी खुशी बात करने का नाटक कर रहा था एंड डियाब्लो भी उन सबकी बातें वहाँ पर छुप कर सुन रहा होता है और वो उस आदमी को देखते कहता है मैं इसको जानता हूँ, वो सिंबल, और तो और मैं उसके बूढ़े फ्लैश में उसकी घिनौनी पावर को महसूस कर सकता हूँ। कैसे 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 जेनिथ, आखिर तुम्हारी हमारे यहाँ पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर फादर ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि हमारी पब्लिक जेनिथ में फेथ रखे? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने एरिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकता, लेकिन मेरी पावर्स लिमिटेड है तो ये करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे फादर को उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। देन वो अपने फादर के पास पहुंच जाता है। आर्गनस कहता है जो तुम रात में करने का ट्राई कर रहे थे वो तुमने कर लिया क्या? जेमी कहता है हाँ फादर। देन वो लोग थोड़ी देर तक बात करते हैं बट तभी आर्गनस कुछ नोटिस करता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देख रहा होता है कि जेमी की बॉडी लगातार माना अब्सॉर्ब कर रही होती है और माना सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ट में स्टोर नहीं हो रहा होता बल्कि सारे बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो रहा होता है, जो कि बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं और ये सब जेमी ने 9 साल की उम्र में कर लिया। देन वो जेमी से घबराते हुए पूछता है जेमी क्या तुमने सच में वो बुक को पूरा पढ़ लिया जो कि तुम्हें मार्कस ने दी थी? जेमी कहता है हाँ बिल्कुल, और बस इतना ही नहीं, मैंने तो उसमें कुछ गलतियां भी निकाली हैं, जिसको सुनकर वो चौंक जाता है। देन वो ब्लैक की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या वो एक क्रिएचर है जिसको कि तुमने समन किया है? जेमी कहता है क्या आपको ये दिख गया? वो सोचता है लेकिन कैसे, उसने तो इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज किया था, आखिर फिर फादर ने उसको कैसे देख लिया? आर्गनस कहता है वो तो बैट की तरह लग रहा है ना, आखिर वो कितना बड़ा है? जेमी कहता है हाँ मैंने उसको बैट के शेप में ही बनाया था और मैंने ये बात आपको नहीं बताई ताकि आप हैरान न हो जाओ। जिसको सुनकर आर्गनस खुश हो जाता है और उसको अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा होता है। वो काफी देर तक उसकी बड़ाई करता रहता है जिसकी वजह से आर्गनस का फिर से दिमाग खराब हो जाता है। देन तभी कुछ टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को और उसने कोई हुडी जैसी पहनी होती है जैसे कि वो चोरी छुपे कहीं जा रहा हो। तभी वो ब्लैक को बुलाता है और वहाँ पर ब्लैक आ जाता है और हम लोगों को ब्लैक का लुक भी चेंज लग रहा होता है। डियाब्लो ब्लैक से कहता है तो चलो, और ब्लैक उसको उड़ा के कहीं पे ले जाने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं 2 लोगों को जो कि बैठकर आपस में बहस कर रहे होते हैं और हम लोगों को पता चलता है वो लोग क्रिमिनल होते हैं। उनका लीडर उन लोगों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा होता है बट अगर आर्गनो को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर इनकी खैर नहीं। इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर भी रहे होते हैं और अगर वो अपने काम को छोड़ेंगे तो उनको गैंग वाले नहीं छोड़ेंगे और अगर वो लोग काम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आर्गनो उनको खत्म कर देगा। इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डियाब्लो आ जाता है जिसको देखकर वो लोग सतर्क हो जाते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं आखिर तुम कौन हो? डियाब्लो कहता है तुम लोगों ने भी क्या पूछा, मैं कौन हूँ? एक बंदा कहता है अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ एंड वो दोनों ही डियाब्लो पे अटैक कर देते हैं बट डियाब्लो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उनको एक आवाज आती है तुम चूजे अभी क्या बात कर रहे थे? तुम लोग जो भी बात कर रहे थे वो मुझे बहुत
ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और अब मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी वो उनके ऊपर माइंड कंट्रोल स्पेल का यूज करता है एंड वो लोग डियाब्लो को सब कुछ सच सच बता देते हैं एंड उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोच रहा होता है अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ गॉड ही ह्यूमन के बीच में आ रहे थे और यहाँ तो ह्यूमंस भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देन वो उन दोनों को कमांड देता है, तुम लोग यहाँ से सीधा एल हाउस रोड में जाओ और वहाँ पर अपने प्लान की सारी डिटेल्स बता दो। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं एंड डियाब्लो भी वहाँ से निकलने वाला होता है बट तभी वहाँ पर उनमें से एक बंदे की लाश आके गिरती है एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ और बंदे भी आ रहे होते हैं और जो उनके टीम का लीडर होता है उसी ने इन लोगों को मारा होता है। डियाब्लो कहता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पे हमला करने की। तभी वो अपने दोनों आदमियों की लाइफ को एक्सटेंड कर देता है एंड वहाँ पर जो बुढ़ा होता है वो डियाब्लो को देखकर कहता है आखिर कौन हो तुम जिसको मरने का इतना शौक है। एंड वो अपने आदमी उस कह के डियाब्लो के मरे हुए लोगों को वापस घसीटने लगता है जो कि डियाब्लो की स्पेल की वजह से जिंदा हो चुके होते हैं एंड वो डियाब्लो के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसके सर में छेद हो जाता है और वो यही नहीं रुका होता, वो लगातार डियाब्लो के ऊपर अटैक करता ही जाता है जिसकी वजह से डियाब्लो अधमरा हो जाता है एंड वो बुढ़ा कहता है बहुत बढ़िया बिल्कुल ऐसे ही तड़पो, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। एंड वो अपने हाथों में बहुत बड़ा सा अटैक बना लेता है देन वो उस पर शूट भी कर देता है। तभी उसका साथी कहता है सर आपने फिन पर अटैक क्यों कर दिया। वो बुड्ढा कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने उस लड़की पर अटैक किया था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है तुम्हारा खत्म हो गया क्या, वैसे तुमको अपने साथी को मारकर कैसा लग रहा है। वो बुड्ढा उसकी तरफ देख के सोचता है आखिर ये कैसा क्रिएचर है, ये मरा क्यों नहीं और उसकी बॉडी के आसपास ये ओमनियस ऑरा कैसे निकल रहा है। डोरोक कहता है तुम्हारे पास रैंक 3 में जितनी भी पावर नहीं है और तुम एक्टिंग तो ऐसे करते हो जैसे तुम बहुत पावरफुल हो। वो बुड्ढा उससे डर के पीछे हटने लगता है देन वो उस पे एक अटैक कर देता है रैंक 3 एक्सप्लोजन स्पेल बस्ट, अब मरो बच्चे। बट तभी हम देखते हैं उसका अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि काइंड उस बंदे को कंट्रोल करने लगता है एंड कहता है मुझे अपने से कमजोर बंदों के दिमाग से खेलने में बहुत मजा आती है। तभी वो बंदा अपने घुटनों पे आ जाता है, उसके लोग ये सब देख के चौंक जाते हैं, क्या उसने एक ही अटैक में से डाउन कर दिया, ये तो मॉन्स्टर है। एंड वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी डियाब्लो उस बंदे पे कोई स्पेल का यूज करता है देन वो उसका सर अपने हाथों से ऊपर उठाता है एंड कहता है मेरे प्यारे स्नोकर अब मेरे सवालों का जवाब दो। वो कहता है जी मास्टर, हमारे जो बॉस है वो छोटे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। डियाब्लो कहता है क्या बस इतना ही, फिर तो तुम्हें पेलना वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। वो जो पहले के 2 बंदे थे उससे मैं डैड को नोटिफाई करवा दूंगा, तो फिर आखिर मैं इस वाले का क्या करूं। मैंने इसके दिमाग के साथ बस थोड़ा बहुत ही खेला है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सोल पूरी तरीके से क्रश हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये अपने आप से ही थोड़ी देर में मर जाएगा। एक रैंक 3 मेज का 100 काफी ज्यादा काम आएगा लेकिन इसकी सोल की जो हालत है उसकी वजह से ये मेरे कुछ भी काम नहीं आने वाला। तब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। एक रैंक 3 मेज माना का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, खाने के लिए शुक्रिया। एंड वो ये कहने के साथ ही उसका सारा का सारा माना खा जाता है। देन वो पहले वाले 2 बंदों को देखता है, कहता है आखिर मुझे तुम दोनों के साथ क्या करना चाहिए। मैंने इनको जबरदस्ती माना देकर कुछ टाइम के लिए बचाया था पर फिर भी ये थोड़े टाइम बाद मर ही जाएंगे एंड मैं इन्हें मरने नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे और भी कुछ काम करवाने हैं। तभी वो ब्लैक को समन करता है एंड कहता है बहुत टाइम हो गया कि मैंने नेक्रोमेंसी का यूज नहीं किया। एंड बहुत लोगों को नेक्रोमेंसी का तो मतलब पता ही होगा, हाँ वही मरे हुए लोगों को एज अ ज़ॉम्बी रिवाइव करना। डियाब्लो बताता है कि ये लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट होता है, किसी के मरने के बाद उनको जिंदा करना और उनको उनकी मौत के बाद भी एक जिंदगी देना। जो भी हो तुम दोनों मेरे वफादार सर्वेंट जरूर बनोगे। ब्लैक मेरी मदद करो। तभी वो ब्लैक के साथ मिलकर कुछ करने लगता है एंड कहता है इमॉर्टैलिटी तुम्हें पुकार रही है इसलिए तुम डेथ को भी सरपास करोगे। जागो जागो जागो। तभी वो लोग रिएनिमेट हो जाते हैं एंड उसके घुटनों में आ जाते हैं। डियाब्लो सोचता है कुछ अलग हुआ है, इन दोनों की बॉडी से अभी भी डार्क स्मोक क्यों निकल रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है मैंने स्पेल कास्ट करने में कुछ गलती कर दी। ऐसे तो ये मेरे लिए किसी भी काम नहीं आएंगे, क्या मुझे इनको अनसमन कर लेना चाहिए क्योंकि अगर इनके ऊपर ऐसे धुआं निकलता रहेगा तो ये लोग पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा पाएंगे और इसी वजह से मैं इनसे अपना काम नहीं निकलवा पाऊंगा। तभी ब्लैक उनमें से एक के सिर पे बैठ जाता है एंड उसके आसपास का सारा स्मोक खा जाता है। डियाब्लो कहता है बहुत बढ़िया, मुझे पता नहीं तो तुम ये भी कर सकते हो, अभी ये दोनों मेरे काम आ सकते हैं, तुमने अच्छा काम किया ब्लैक। एंड वो उन दोनों से कहता है उठो अब मैं तुम्हें तुम्हारा नाम दूंगा, तुम्हारा नाम पहले जेंस था, तुम्हारा नाम अब हो गया है एजार्ड एंड फिलिप का नया नाम होगा राइजा। हाँ एजार्ड एंड राइजा कितने बढ़िया नाम है। एजार्ड कहता है क्या तुम्ही ने हमें जिंदा किया है। तो डियाब्लो कहता है हाँ। एजार्ड जब डियाब्लो को देखता है तो वो उसकी पावर देखकर चौंक जाता है क्योंकि डियाब्लो देखने में सिर्फ और सिर्फ 9 साल का बच्चा है एंड इसके बावजूद उसके आसपास इतना ओमनियस ऑरा निकल रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने किताबों में पढ़ा था, एक इविल जिसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, ये देखने में तो वो लग रहा है। डियाब्लो कहता है बताओ
बताओ तुम्हें मैं क्या लगता हूँ, एक डीमन किंग या फिर कुछ और। तभी राइजा हिम्मत जुटाते हुए खड़ा हो जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम डीमन किंग हो या और कोई, लेकिन हमारी आंखों में तुम एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिसको देखकर डियाब्लो हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके सर्वेंट्स ने उसके सामने सर उठाने की हिम्मत की है। देन डियाब्लो अपनी उंगली से कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से राइजा जमीन में धंस जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। डियाब्लो कहता है, अगर आज के बाद तुमने मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत की तो तुम उसके बाद गलती दोहराने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। राइजा